Bismillahirrahmanirrahim. It's about biology lecture, chapter number 15, homeostasis. We were discussing about the osmoregulation in different environments. 3 तरह के environments हमारी बुक में मेंशन किए हुए हैं. First one is marine, second is fresh water and the third is terrestrial. First environment that is मैरीन एनवायरनमेंट वो हमारा कंप्लीट हो चुका. नेक्स्ट हमारा जो सेकंड एनवायरनमेंट आता है दैट इज़ फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट. इफ़ वी टॉक अबाउट फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट तो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ वाटर. इस बेस पे हम फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट को हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट का नाम भी देते हैं. अब फ्रेश वाटर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है, इनको अब ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हुए फेस करनी पड़ती है? दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम ऑफ ऑस्मोटिक फ्लडिंग. क्योंकि इनके अराउंड बहुत सारी मिकदार में पानी मौजूद है, लिहाजा वो इनके सेल्स में एंटर होके इनको डी शेप कर सकता है. एक रिक्वायर्ड लिमिट तक तो इनका सेल उसके स्ट्रेस को, वाटर के स्ट्रेस को बर्दाश्त करेगा, जिसको हम टर्गर प्रेशर का नाम देते हैं. अब वो एक रिक्वायर्ड लिमिट तक तो उसको बर्दाश्त करेगा, लेकिन जैसे ही वो लेवल एक्सीड हो जाएगा तो अल्टीमेटली सेल डी शेप हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा. अब उस ऑस्मोटिक फ्लडिंग से सेल को कैसे बचाना है, ये आपके सामने नीचे 2 डायग्राम्स दी हुई हैं. राइट साइडेड डायग्राम जो है दैट इज़ ऑफ पैरामीशियम एंड लेफ्ट साइडेड डायग्राम इज़ ऑफ अमीबा. इफ़ वी टॉक अबाउट बोथ ऑफ देम तो इनके अंदर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो ये अपनाते हैं, या कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी बेस पे ये फ्रेश वाटर के अंदर इजीली रिजाइड कर सकते हैं? तो जैसा कि आपको पता है कि आपने प्रीवियस क्लास के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि वैक्यूल्स 2 तरह के इनकी बॉडी के अंदर होते हैं. इनके सेल के अंदर 2 तरह के वैक्यूल्स होते हैं. एक को हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं और दूसरे को हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहते हैं. जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो फूड वैक्यूल की निस्बत साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसा कि यहाँ पे आपको अमीबा के केस में स्काई ब्लू कलर में शो किया गया है, और इन केस ऑफ पैरामीशियम दैट इज़ शोन इन कलर ऑफ वाइट. अब अगर हम अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है, जो अगर बाहर से पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनके सेल में आ जाता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसकी बॉडी से एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करके एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू उसके सेल से एक्सेस वाटर को एक्सपेल आउट कर देगा. बिल्कुल वैसे ही पैरामीशियम के अंदर भी यही बात डिस्कस की गई है कि पैरामीशियम के अंदर रेडियल कैनल्स मौजूद होती हैं. ये कैनल्स क्या काम करती हैं, ये बॉडी से एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर उसको भेजती हैं एक्सेस वाटर को, और फिर एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वाटर एक्सेस जो होता है वो बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाता है. नेक्स्ट हम चलते हैं इनकी ऐसी कौन सी अडेप्टैशंस हैं जो ऑर्गेनिज्म ने फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए अडॉप्ट की और इस बेस पे ये इजीली वहाँ पे सर्वाइव करके. तो पहली अडेप्टेशन आती है दे प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन. अब क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर ड्रिंक करते हैं. अल्टीमेटली क्या होता है, इनकी बॉडी में पहले ही वाटर इनकी सराउंडिंग में भी ज़्यादा है, लिहाजा इनकी बॉडी के अंदर भी वाटर ज़्यादा होने की बेस पे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा मिकदार में जो होगा यूरिन जो है उसको एक्सपेल आउट करेंगे बॉडी से, और वो यूरिन जो होगा दैट विल बी डाइल्यूट यूरिन. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट देयर यूरिन विल बी हाइपोटोनिक यूरिन. इन केस ऑफ मैरीन एनवायरनमेंट हमने वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को कहा था कि उनका यूरिन जो होता है वो किस तरह का होता है, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन. इन अदर वर्ड्स हमने कहा था दैट इज़ हाइपरटोनिक यूरिन. ठीक है, तो इस केस में हम कहेंगे कि इनका यूरिन जो होगा दैट इज़ हाइपोटोनिक और डाइल्यूटेड यूरिन. पहली अडेप्टेशन ये हो गई. सेकेंड अडेप्टेशन क्या है, दे प्रेफर द इनटेक ऑफ सॉल्टी फूड टू कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर. सॉल्ट्स, अब ये क्या करते हैं,
जैसे ही वाटर इनकी बॉडी से रिमूव हो रहा है, साथ ही कुछ अमाउंट में इनकी बॉडी से सॉल्ट्स भी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन अब इन्होंने बॉडी के अंदर सॉल्ट्स को तो रिटेन करना ही है, लिहाजा ये क्या करेंगे, सॉल्ट्स को बॉडी के अंदर रखने के लिए क्या करेंगे, सॉल्टी फूड खाएंगे। अल्टीमेटली क्या होगा, सॉल्ट्स और गिल्स और स्किन के थ्रू भी कुछ अपटेक होगा सॉल्ट्स का, और इस तरह रिक्वायर्ड लेवल जो होगा सॉल्ट्स का वो इनकी बॉडी के अंदर मेंटेन रखा जाएगा एक्टिव अपटेक के थ्रू। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डायग्राम जो दिखाई गई है दैट इज़ फ्रेश वाटर फिश। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि वो कौन सी फूड खा रही है, फूड इनटेक कर रही है, सॉल्टी फूड इनटेक कर रही है फ्रेश वाटर से। अब क्या होगा, इसके गिल्स जो होंगे वो एक्टिवली एब्जॉर्ब कर रहे होंगे डिफरेंट सॉल्ट्स को अपने सराउंडिंग से, और इसके साथ साथ वाटर जो होगा वो भी ऑस्मोटिकली, जैसे ही सॉल्ट्स अंदर आएंगे तो ऑस्मोटिकली इसके साथ वाटर भी ऑटोमेटिकली फ़िश की बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम इनकी किडनीज़ की बात करते हैं तो किडनीज़ के अंदर जो ग्लोमेरुलस का पोर्शन होगा वो क्या करेगा, इनकी जो किडनीज़ होंगी वो एब्जॉर्ब करेंगी, री एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू कर देंगी सोडियम क्लोराइड, मतलब आइंस जो होंगे वो ग्लोमेरुलस री एब्जॉर्ब करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन मतलब वाटर बाहर निकल जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा, और मैक्सिमम अमाउंट के अंदर जो वाटर होगा उसको जो सॉल्ट्स होंगे उनको बॉडी के अंदर रिटेन किया जाएगा, और इस तरह जो इनका यूरिन होगा दैट विल बी ऑफ डाइल्यूट नेचर। इस तरह से हमारे पास दो एनवायरनमेंट्स पहले कंप्लीट हो गए। लास्ट एनवायरनमेंट आता है हमारे पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट, मतलब ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है, पहले दो एनवायरनमेंट्स मींस हम लोग वाटर बॉडीज़ को डिस्कस कर रहे थे, अब हम ऐसे एनवायरनमेंट को डिस्कस कर रहे हैं जो कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट है जो खुश्की पे रहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम कौन सी फेस करनी पड़ेगी, तो पहली प्रॉब्लम आती है इनको इवेपोरेटिव लॉस की, जो कि डिहाइड्रेशन की तरफ ऑर्गेनिज़म को लेके जा सकता है। ऑर्गेनिजम्स को पहली प्रॉब्लम इवेपोरेटिव लॉस की आती है टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को जो अडॉप्ट करते हैं, मसलन आर्थ्रोपोड्स हैं और वर्टिब्रेट्स हैं, इनको कहा जाता है दीज आर बेस्ट सूटेड टू टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ। अगर हम देखें इनकी अडेप्टैशंस के वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की ऐसी कौन सी अडेप्टैशंस हैं जिसकी बेस पे वो टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ को गुजार रहे हैं, तो पहली बात की जाती है इनके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर की, एंड सेकंड इज़ रिलेटेड टू बिहेवियरल एंड मेटाबॉलिक अडेप्टैशन। इफ़ वी टॉक अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर तो इसमें हम एग्ज़ाम्पल कोट करते हैं इंसेक्ट्स की। इंसेक्ट्स की बॉडी के अंदर आपको पता है कि इंसेक्ट्स की बॉडी जो है उसके बाहर प्रोटेक्शन के लिए उनके अंदर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। एक्सोस्केलेटन बेसिकली क्या होता है, ये क्यूटिकल की एक हार्ड सी कवरिंग होती है। ये बेसिकली वैक्स जो होती है, वैक्स से एक किस्म का वैक्सी एक्सिक्यूटिकल होता है जो कि इसकी बॉडी से प्रिवेंट कर रहा होता है इवेपोरेटिव लॉस को। दूसरी चीज़ हम कहते हैं कि इनके अंदर डेड कैराटिनाइज्ड स्किन जो होती है वो मौजूद होती है, जो कि कॉम्पैक्ट होती है अपने स्ट्रक्चर के अंदर। अल्टीमेटली वो स्किन जो होती है वो भी काफ़ी हद तक क्या कर रही होती है, इवेपोरेटिव लॉस को रोकने में काम करती है या रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक एंड बिहेवियरल अडेप्टैशन, कि ऐसी कौन सी मेटाबॉलिक या बिहेवियरल अडेप्टैशंस हैं जो कि टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स ने अडॉप्ट की। तो इसमें एग्जांपल हम कोट करते हैं कैंगरू रैट की। कैंगरू रैट डेजर्ट्स के अंदर रहते हैं और ये मोस्टली फीड किस पे करते हैं, डेजर्ट सीड्स पे फीड करते हैं। अब डेजर्ट सीड्स की एक क्वालिटी ये है कि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। अब जैसे ही ये उस पर फीड करेंगे, अल्टीमेटली हमने ये भी पढ़ा कि जो ग्लूकोज़ है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर की सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज़ जो है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। अल्टीमेटली क्या होगा, जैसे ही ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन होगी तो क्या होगा, ग्लूकोज़ की ब्रेकडाउन से कार्बन C6H12O6 इट विल गिव अस CO2 + H2O। ठीक है, ये H2O बेसिकली क्या है, दिस इज़ मेटाबॉलिक वाटर दैट इज़ प्रोड्यूस एज अ रिज़ल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब ये क्या करेंगे, जैसे ही कार्बोहाइड्रेट्स वो इनटेक करेंगे, अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में मेटाबॉलिक वाटर मौजूद होता है।
जो कि कैंगरू रैट के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब कैंगरू रैट क्या करता है, उन्हीं कार्बोहाइड्रेट्स पे फीड करके अपनी लाइफ को इजीली स्पेंड कर सकता है, अगर इसको काफ़ी लंबे पीरियड तक पानी ना मिले उसके बावजूद भी। सेकेंड अडेप्टेशन आती है, इनकी किडनीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, बजाय वाटर को लॉस करने के वो वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक, अब वाटर को रीएब्जॉर्ब करेंगी, दैट मीन्स वाटर सेव हो जाएगा उनकी बॉडी के अंदर और वहाँ से वाटर का लॉस नहीं होगा। इस तरह से भी काफ़ी हद तक उनकी बॉडी के अंदर वाटर कंजर्व हो जाएगा। Next is anhydrobiosis. An means without, hydro means water, and biosis is related to life. Life without water. This is the literal meaning of anhydrobiosis. कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे होते हैं जो कि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर के अंदर रह रहे होते हैं। अगर उनको पानी ना मिले तो स्कैर्सिटी ऑफ वाटर के अंदर रहना और वहाँ पे सरवाइव करना, इट विल बी अ क्वाइट डिफ़िकल्ट टास्क फॉर देम। अब क्या होगा, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर रहने के लिए इंडिविजुअल्स ने ऐसी कौन सी अडेप्टेशंस की हैं। एग्जांपल मेंशन करती जाऊँ मैं यहाँ पे, तो एग्जांपल आपके सामने है टार्डीग्रेड की। इंसेक्ट्स की तरह के होते हैं। अब ये टार्डीग्रेड्स क्या करते हैं, अगर इनके अराउंड पानी की किल्लत हो जाए, पानी की कमी हो जाए, इनको डिहाइड्रेशन फील हो, तो ये क्या करते हैं, ये डोरमेंट स्टेट में चले जाते हैं। डोरमेंसी बेसिकली क्या है, ये अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को स्लो डाउन करते हुए इतना कम करके ले जाते हैं कि इनको इस तरह की वाटर की फिर ज़रूरत ही नहीं रहती। बिल्कुल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस स्लो डाउन हो जाते हैं। अल्टीमेटली जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, लौटती हैं फेवरेबल कंडीशंस, तो ये क्या करते हैं, फिर वाटर को जैसे ही गेन करते हैं, अल्टीमेटली क्या होता है, फिर जैसे ही वाटर को गेन करते हैं तो ये दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ डोरमेंसी को छोड़ के आ जाते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट एनहाइड्रोबायोसिस, and thank you very much for watching.